चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। शासन के अंगों को भी एक बार और थोड़ा देख लेते हैं ना। हमने छोड़ा था काम पर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। इनको भी अच्छे से समझ लो आप। ऑर्गन्स ऑफ अच्छा, ये तो आपको बता ही दिया था। इनको और एलिबरेटिव वे में और देख लेते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। क्लियर? ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट्स में हमने देखा था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के बारे में हमने ये क्या देखा था कि विधायिका होती है जो कानून बनाने वाली संस्था है। हाँ, एक्चुअली क्या था मित्र, ये जो सेशन था इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो नए विद्यार्थी हैं, इसे पहले वाला आप सेशन देख लेना। इससे जो पहले वाला सेशन है, उस पहले वाले सेशन में इनके बारे में ब्रीफ हमने बातचीत कर ली थी। क्योंकि शासन के अंग को हम एक अलग वीडियो बनाना चाह रहे थे, इसलिए हमारा स्टॉप कर दिया भाई साहब विशाल जी ने कि सर इसको अपन अलग ले लेंगे वीडियो को, और पुराना वाला जो है अपना स्टेट से रिलेटेड, वो हम बेसिक स्टेट्स के बारे में पहले वाले जो सेशन है उसमें हम समझ लेते हैं। चलिए, शासन के अंगों में हमने क्या देखा, तीन अंग देखे हमने, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, विधायिका, क्या काम है मेरे मित्रों इसका? कानून बनाने वाली संस्था है। एक हमने देखी कार्यपालिका, ये कानून के अनुसार शासन चलाने वाली इंस्टीट्यूशन है। और तीसरी हमने देखी जुडिशरी, न्यायपालिका, कानून के अनुसार विवादों का समाधान करना आपस में। यदि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव में कोई विवाद हो गए, कार्यपालिका और विधायिका में कोई विवाद हो गए, तो कौन सुन जाएगा? सब पटेला यही करेगा अंत में। कौन सी? जुडिशरी करेगी। पहले हम देख लेते हैं कार्यपालिका। सॉरी, विधायिका देखना। इसीलिए ना क्लास में गैप नहीं होना चाहिए। अभी हमने टी ब्रेक ले लिया था जो इससे पहले वाले सेशन में, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का जो तारतम्य बन रहा था, और तारतम्य बिठाने में 1-2 मिनट लग जाती है। ठीक है, चलो कोई नहीं। लेजिस्लेटिव के बारे में देख लेते हैं। क्या काम है इनका? कानून का निर्माण करना। ये एक ऐसा, भैया आप एक ऑफिस बोल लीजिए या ऐसी एक इमारत बोल लीजिए, यहाँ पर लोग बैठते हैं और इस देश की नीति को तय करते हैं। किस प्रकार से तय करते हैं? नियम कायदे बनाते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, और इस कानून के निर्माण के अनुसार, कानून के अनुसार हमारे देश की शासन व्यवस्था कार्य करती है। इनका कार्य क्या है? कानून निर्माण करना। देखो, आ विधायिका जो है केवल डेमोक्रेसी में नहीं है। मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था, मोनार्की के बारे में आपको बताया था। राजतंत्रीय प्रणाली में भी विधायिका होती है। और एक आप देखिए, जिसको हम बोलेंगे थियोक्रेटिक स्टेट, धर्मतंत्रीय प्रणाली। वैसे तो देखो मेरे मित्र, ये धर्मतंत्रीय प्रणाली गलत है। इसको पंथ तंत्रीय, मजहब तंत्रीय होना चाहिए, धर्मतंत्रीय नहीं होना चाहिए। पर ठीक है, जो भी प्रचलन में चल रहा है इसको लिख लेते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। राजतंत्रीय प्रणाली, धर्मतंत्रीय प्रणाली, और तीसरी हो गई अपनी जो आधुनिक काल में है, जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हो, लोकतंत्रीय प्रणाली। कैसे? अब समझो। देखो, राजतंत्रीय जो प्रणाली है उसमें भी कानून का निर्माण होता था, लेकिन उसमें कानून का निर्माण कौन होता था? राजा करता था। राजा की इच्छा के अनुसार जो वो चाहता था उस प्रकार के कानून का निर्माण होता ही था। लेकिन तो विधायिका की ताकत किसके पास थी? राजतंत्रीय प्रणाली में, मोनार्की में राजा के पास थी। इसी तरीके से धर्मतंत्रीय प्रणाली, जिसको आप बोलते हो थियोक्रेटिक स्टेट, इसमें क्या होता था? धर्म नहीं,
बार बार ये शब्द आता है तो मेरे मन को चुभता है। जो पंथ और मजहब जो थे उनके प्रमुख, या जो ऐसे पंथ या मजहब जो किताब के अनुसार चलते हैं, उसमें जो लिख दिया उनके अनुसार कानून बनते थे और अपने व्यवस्थाओं को चलाया करते थे। अफगानिस्तान में जब महिलाओं को पत्थर फेंकना है, किसी के हाथ काटने हैं, पैर काटने हैं, ये सारे उनकी किताब के अनुसार और उनके जो ठेकेदार हुआ करते थे। इनडायरेक्ट वे में मैं ये कहूँ कि उन पंथ या मजहब के जो प्रमुख हुआ करते थे उनके अनुसार जो कानून बनाया करते थे, उनके अनुसार व्यवस्था चलती थी। तो ये कौन सी हो गई? धर्मतंत्रीय प्रणाली, इंग्लिश में याद कर लो, थियोक्रेटिक स्टेट। तीसरा हो गया आधुनिक काल। वर्तमान में हम क्या देते हैं? आधुनिक काल में हम देखते हैं लोकतंत्रीय प्रणाली। लोकतंत्रीय प्रणाली में भी हम क्या देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको हम क्या बोलेंगे मेरे मित्र? प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्या बोलेंगे? प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि, हम क्या करते हैं? विधायिका की ये जो बिल्डिंग है, इमारत है, यहाँ से हम कुछ लोगों को चुनते हैं और उन चुन के हम भेज देते हैं, भैया आप वहाँ जाओ और जाकर क्या करो? हमारे लिए कानून का निर्माण। कैसे करोगे? आपस में बैठ के बातचीत करो, फिर जो सामूहिक निर्णय होगा, जो पक्ष में होगा, उसके माध्यम से कानून का निर्माण हो जाएगा। ये आज की वर्तमान की प्रणाली है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्लियर? और इसी के लिए हमने विधायिका का गठन किया है। क्या किया? विधायिका का गठन किया। अच्छा, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखो तो हमें यहाँ पे क्या, किस प्रकार की विधायिका देखने को मिलती है? इंडियन लेजिस्लेचर में हमें संघात्मक ढांचा, हमारा जो विधायिका है, जो इंडियन लेजिस्लेचर है, इंडियन लेजिस्लेचर, भारतीय जो विधायिका है, भारतीय विधायिका भैया क्या है? संघात्मक ढांचे पर आधारित है, फेडरल सिस्टम। संघात्मक ढांचा क्या होता है ये भी हम समझेंगे। संघात्मक ढांचे में बेसिकली दो डिफरेंट एंटिटी होती हैं और वो एंटिटी सशक्त होती हैं अपने उस क्षेत्र के लिए नियम कायदे कानून बनाने के लिए। अमेरिका का फेडरल सिस्टम आप सब जानते ही हैं। भारत में क्वाजी फेडरल सिस्टम काम करता है, ये भी हम समझेंगे। भी बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। ये ध्यान कर लो भी कि हमारे भारत में संघात्मक क्या ढांचे पर आधारित विधायिका काम करती है। स्पष्ट है यहाँ तक? फेडरल स्ट्रक्चर क्लियर? और ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें जो अपन ने विधायिका बनाई है, हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ जाते हैं, आपसी सहमति से तय करते हैं, वोटिंग होती है, जिसकी मेजोरिटी होती है वो उसके अनुसार फिर अगर यदि पास हो जाता है, उसके पक्ष में यदि मेजोरिटी होती है कानून के पक्ष में, तो क्या हो जाता है? कानून बन जाता है और अपने लागू कर दिया जाता है व्यवस्थाओं के अंतर्गत। और वर्तमान में आप क्या देखते हो? वर्तमान व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि हमारे भारत में जो विधायिका है उसके दो आप हाउसेस देखते हो, टू हाउसेस देखते हो, दो। एक आप लोकसभा देखते हो, एक आप राज्यसभा देखते हो। ये दो सदन देखते हो। हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है भैया? टू हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। मतलब हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था में जो विधायिका है वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलके बनी है। यहाँ तक भी आपके मेरे मित्र स्पष्ट है? लोकसभा में सीधे लोगों को चुना जाता है और चुन के यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव बिठाए जाते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा में क्या करते हैं? राज्यसभा में हम सीधे चुनते नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेज जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं राज्यों में, वो फिर प्रतिनिधि राज्यों से राज्यसभा में उस राज्य से राज्यसभा के लिए प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो गया?
इनडायरेक्ट होगी। क्लियर है। अब एक बात का और ध्यान रखना, फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यसभा की जरूरत पड़ती है। संघात्मक ढांचे में हमारे यहाँ पर राज्यसभा की जरूरत देखो कहाँ पड़ती है, इसको समझो। राज्यसभा जब हम पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम कानून राज्यसभा की शक्तियों में हम देखेंगे कानून निर्माण करने की शक्ति है वो राज्य से संबंधित है। मतलब राज्य का ढांचा निपट नहीं जाए उसको बचाने के लिए राज्यसभा एक तरीके से बना रखी है। बाकी तो यहाँ पर सामान्यतः हम उन लोगों को देखते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के जो व्यक्ति जहाँ फिट नहीं हो रहा उसको राज्यसभा के माध्यम से भेज दिया जाता है, राजी कर दिया जाता है कि भाई वहाँ जाके बैठ जा। हमारे यहाँ पे सामान्यतः हम यही देखते हैं। अच्छा, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? अमेरिका में तो देखने को मिलती है, जिसको हम सीनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीनेट। संयुक्त राज्य में सीनेट, और भारत में हम इसके रिलेटेड कौन सी संस्था है? राज्यसभा। अमेरिका, रिका छोटी की मात्रा है, अमेरिका, सीनेट अमेरिका। और उसी का उदाहरण हम क्या देखते हैं? राज्यसभा का हमारे भारत पे देखते हैं। स्पष्ट है मेरे मित्र। और जब हम आगे देखेंगे लोकसभा राज्यसभा की कार्यप्रणाली देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोकसभा जहाँ पर सीधे प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं जनता के द्वारा, इनकी ताकत ज़्यादा है। लेकिन लोकसभा के द्वारा जो भी कानूनों का निर्माण होगा उसमें राज्यसभा की सहमति लेनी आवश्यक है। ये आगे हम जब प्रोसेस समझेंगे उसमें बाकी इसको और खोल के समझेंगे। बेसिक ये ध्यान रखना कि लोकसभा में जो भी कानून बनेंगे उसमें राज्यसभा की सहमति आवश्यक है। यहाँ तक स्पष्ट है मेरे मित्र? क्लियर? तो अभी हमने क्या देखा? विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना है। फिर हमने देखे भैया कि 3 प्रकार की प्रणालियां वो करती हैं, राजतंत्रीय, थियोक्रेटिक, धर्मतंत्रीय, और तीसरी आधुनिक काल में हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको प्रतिनिधि लोकतंत्र बोलते हैं। उसके पश्चात हमने क्या देखा? भारतीय विधायिका किस पर आधारित है? संघात्मक ढांचे पर आधारित है। केंद्र में आप देखते हैं जो संसद है, राज्यों में हम क्या देखते हैं? विधानसभा देखते हैं। इसीलिए हम संघात्मक ढांचे पर आधारित हमारी विधायिका है। संघात्मक ढांचा मतलब दो आपके पावर्स के, एक सेंटर हो गया एक स्टेट हो गया, दोनों को ताकत दे रखी है अपने अपने विषयों पर कानून बनाने की। ये बेसिकली संघात्मक ढांचा कहलाता है। अमेरिका का तो फेडरल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर के हमारे भारत में कुछ अवयव हैं, इसलिए पूर्ण रूप से फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण हम भारत में हमारा यहाँ का जो संघात्मक ढांचा है उसको क्या बोलते हैं? क्वाज़ी फेडरल बोलते हैं, और परिसंघ ढांचा बोलते हैं। क्लियर है मेरे मित्र? एक बार मैं पढ़ा रहा था तो एक ने प्रश्न किया कि साहब हमारे यहाँ पर जो प्रणाली काम कर रही है विधायिका की, वो तो मोस्टली सर अमेरिका से आई होगी। फिर हमने कहा देखो भाई हमारे यहाँ पर पूरे विश्व की जो जो अच्छी अच्छी बातें थी सारी हमने संविधान में ली है। क्योंकि आपने ब्रिटेन के बारे में पूछा है, तो ब्रिटेन में मेरे मित्र यूनिटरी सिस्टम रहता है। क्या रहता है? यूनिटरी सिस्टम रहता है। यूनिटरी सिस्टम होने के बाद भी उसमें जो द्वितीय सदन है, जैसे हमारे राज्यसभा है, वहाँ पर भी एक सदन होता है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। अब चूंकि उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स से केवल इतना सा काम है कि जो प्रमुख गणमान्य लोग हैं उनको वहाँ पर बिठा दें, बस इतना ही काम होता है। और मेन उनका क्या काम होता है? वहाँ की जो संस्कृति है उसको क्या करना? संरक्षण देना, कैसे उसको बचाना। ये सारे डिस्कशन का काम कहाँ चलता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चलता है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं भैया? यूनिटरी सिस्टम है, कि सारी ताकत जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास नहीं है। ब्रिटेन में जो सारी ताकत है वह उसके ऊपरी सदन में होती है। क्लियर है? निचले सदन, ठीक है। क्योंकि हम राज्यसभा में भी क्या बोलते हैं कि भैया पढ़े लिखे समझदार लोग राज्यसभा में, तो इसको ऊपरी सदन कहते हैं, और निचला सदन को हम लोकसभा कहते हैं। वैसे भी जो आम लोग हैं भैया नीचे ही हैं, तो लोकसभा निचला सदन कहलाता है। ये आपके क्लियर है? आगे बढ़े, इसको मैं समराइज कर देता हूं। भारतीय विधायिका किस पर आधारित है? संघात्मक ढांचे पर आधारित है। लोकसभा
और राज्यसभा हम देखते हैं सेंटर में, और स्टेट में हम क्या देखते हैं, विधानसभा देखते हैं। और राज्य में कहीं कहीं हम क्या देखते हैं, इसके सहयोग करने के लिए विधान परिषद भी हम बनाते हैं। ठीक है। अब एक बात का और ध्यान रखना, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की सहमति से कोई भी कानून बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, विधेयक जो पास करेंगे ये दोनों, ये कानून कब बनता है, जब राष्ट्रपति इस पर क्या कर देता है, अपनी सहमति मतलब उस पर हस्ताक्षर कर देता है उस विधेयक पर। उसके बाद ये क्या बनता है, कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो ये डिफरेंस और समझ लेना, विधेयक पर जब प्रेसिडेंट अपनी सहमति मतलब हस्ताक्षर कर देता है तो ये विधेयक फिर बाद में क्या कहलाता है, एक्ट कहलाता है। क्लियर है। इसीलिए मेरे मित्रों, जब भी हम पूछते हैं, एग्जाम में खूब प्रश्न आता है विधायिका के अंग बताइए, तो विधायिका के जैसे आपने एक अंग देखा लोकसभा और राज्यसभा, अगर मुझे बताओ प्रेसिडेंट को आप विधायिका में अंग में शामिल नहीं करोगे तो ये क्या रहेगा, कोई कानून बना पाओगे क्या, विधायिका का कोई औचित्य रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसीलिए प्रेसिडेंट को हमेशा हम विधायिका में भी शामिल करते हैं। तो विधायिका में एग्जाम में पूछा जाता है कि विधायिका में शामिल है या शामिल नहीं है, लोकसभा राज्यसभा और उसके साथ साथ राष्ट्रपति भी विधायिका के अंग होते हैं। चूंकि लोकसभा राज्यसभा से पारित कोई भी विधेयक कानून जब भी बनेगा जब प्रेसिडेंट अपनी सहमति मतलब उस पर हस्ताक्षर कर देगा, तभी क्या बनेगा, वो एक्ट बनेगा। जो आपका ये बिल है राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही एक्ट बनेगा। क्लियर है। इसीलिए राष्ट्रपति को हम जब भी भारतीय विधायिका के अंग के बारे में पूछते हैं तो शामिल करते हैं। बिना राष्ट्रपति को शामिल किए विधायिका अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है ये भी आपको ध्यान में आ गई, कानून ही नहीं बनेगा चाहे जितने आप विधेयक पास कर दो। यहां तक स्पष्ट है भैया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं मित्र। लेजिस्लेटिव हो गई, अगला शासन का अंग देखते हैं एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका, और जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो आप इसी कार्यपालिका के अंग बनने वाले हो आने वाले समय में, इसी कार्यपालिका के अंग बनने वाले हो। इट मीन्स ये क्या भैया, कार्यपालिका, ये हमने देखा कि जो विधायिका कानून बनाएगी उस कानून को लागू करने का काम किसका है, इसी एग्जीक्यूटिव का है। और ये कार्यपालिका क्या होती है मेरे मित्रों, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है, और जो काम करती है क्या, विधायिका द्वारा निर्मित जो भी कानून है उनके अनुसार शासन कैसे चलाना है, मतलब कि जो आदेश मिलेंगे विधायिका के निर्मित कानूनों के द्वारा उसको लागू करने का काम इस कार्यपालिका। आप आरएस बन गए तो आपके जो भी पॉलिटिकल बॉस होंगे वो आपको बताएंगे कि साहब हमने इस प्रकार का ये कानून विधायिका में बनाया है या विधानसभा में बनाया है, इसको लागू करो। जैसे उन्होंने कह दिया कि भैया आज से रेड लाइट जो भी क्रॉस करेगा उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना है, अब आपको लागू करवाना है। एसडीएम हो तो आपके क्षेत्र में लागू होगा, किसकी सहायता से, पुलिस की सहायता से, डीवाईएसपी साहब की सहायता से, कलेक्टर साहब एसपी साहब की सहायता से लागू करवाएंगे। क्लियर है। कार्यपालिका व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से, इस बात को ध्यान रखना, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से, आज से ये क्या करती हैं, विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करती हैं। क्लियर है। अब इसमें देखो आप कहाँ फिट होते हो, आप बोलो साहब हम आरएस बन जाएंगे कार्यपालिका में, तो हम कहाँ फिट होते हैं इस कार्यपालिका में, ये बताओ। देखो कार्यपालिका दो होती है, मतलब कार्यपालिका में भी स्तर है। सर्वोच्च स्तर जो कार्यपालिका का माना जाता है वो किसको माना जाता है,
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को माना जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका जो जनता के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं, एमपी एमएलए। क्लियर है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फर्स्ट है मेरे मित्र। दूसरा, स्थायी कार्यपालिका। आप 60 साल में रिटायरमेंट होंगे, आप 5 साल के लिए नहीं चुने हो। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में 5 साल बाद तो चले जाएगी सत्ता, बाहर हो जाएंगे, फिर दोबारा नई सरकार आएगी, जीते तो वापस सिस्टम में पहुंच जाएंगे, नहीं तो बाहर रहेंगे। लेकिन मित्र, कोई भी सरकार आवे जावे, आप बने रहेंगे, आप बने रहेंगे। आप किसके अंग हैं? स्थायी कार्यपालिका के, हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दिस इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। आप जो आरएस बनेंगे कहाँ पर आएंगे? परमानेंट में। और 60 साल बाद रिटायर होने का सक्रिय रहे और आपकी वो और महत्वाकांक्षा रही, तो फिर आप किस में पहुंच जाएंगे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में पहुंच। क्लियर है मेरे मित्र? हाँ, राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में बातें ध्यान रखना। सर्वोच्च स्तर होता है कार्यपालिका का ये। अगर हायरार्की की बात करूं कार्यपालिका में, सबसे ऊपर कौन आएंगे? राजनीतिक कार्यपालिका। क्लियर है? क्या होता है? जनता एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए, निश्चित अवधि के लिए चुन के भेजती है विधायिका में, प्रत्यक्ष या परोक्ष। प्रत्यक्ष में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जब जनता चुनती है, कहाँ भेजती है? लोकसभा में। परोक्ष रूप में राज्यसभा में भेजा जाता है। ये नॉमिनेटेड भी होते हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? परोक्ष रूप से हो जाएंगे। दो तरीके से भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं भारत की बात करूं, एग्जाम्पल भारत में कौन सी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका उदाहरण है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। सर्वोच्च ये आपकी संस्था है, कौन सी? कैबिनेट। देखो, आपके मन में आ रहा होगा साहब पीएम क्यों नहीं है? देखो, बिना कैबिनेट के अप्रूवल के तो जो भी आप कोई भी आप विधेयक के लिए कोई मसौदा तैयार करेंगे या कोई भी निर्णय आप लेना चाहेंगे, बिना कैबिनेट अप्रूवल की उसकी मान्यता नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि पीएम वो एक बार कैबिनेट में जाएगा जरूर, चाहे आप बिना मर्जी के आपको साइन करना पड़े कि साहब हाँ हम सब सहमत हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी करके भी एक टर्म होती है कि हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व तो बनता है किसके प्रति? जनता के प्रति। और जनता ने हमको चुन के काम भेजा है, संसद में भेजा है, तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी संसद की तरफ भी होती है, संसद में भी लोकसभा के ऊपर होती है। इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल हम इसमें उदाहरण लेते हैं राजनीतिक कार्यपालिका में, जो सर्वोच्च स्तर माना जाता है कैबिनेट को। क्लियर है? लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट, अमेरिका में किसको माना जाता है मित्र? प्रेसिडेंट को माना जाता है। स्पष्ट है? अच्छा, और स्थायी कार्यपालिका की यदि मैं बात करूं, तो इसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, आईएएस आ गए, आरएस आ गए। ये निश्चित अवधि के लिए नहीं होते, निश्चित अवधि इनकी 60 साल तक के लिए होती है। ठीक है? ये निश्चित अवधि के लिए 5 साल बाद हट जाएंगे। क्लियर है? एग्जीक्यूटिव में। और आपके मन में एक छोटा सा कोई दुविधा और रह जाए तो उसको और मैं दूर कर देता हूं। ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है मित्र, इसके भी प्रकार होते हैं। विश्व में आप देखेंगे, एक प्रणाली आप क्या देखते हैं? अध्यक्षीय प्रणाली। एक आप देखते हैं संसदीय। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, उसको बांट रखा है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अध्यक्षीय कार्यपालिका को। कैसे? अध्यक्षीय कार्यपालिका, एक अपनी संसदीय कार्यपालिका, ठीक है, एक हो गई आपकी दोहरी कार्यपालिका, और एक आपकी होती है मेरे मित्र बहुल, प्लूरल।
बहुल कार्यपालिका, इनको भी एक बार समझ लो। अध्यक्षीय कार्यपालिका कार्यपालिका का उदाहरण है अमेरिका, यूएसए। यहाँ पे मेरे मित्र प्रेसिडेंट के पास सर्वोच्च ताकत होती है। क्लियर है? संसदीय कार्यपालिका का आपको मालूम ही है कौन सा है, भारत और इंग्लैंड। ठीक है, भारत और इंग्लैंड। हम जानते हैं इसी विधायिका में से कार्यपालिका का चयन होता है। देखो प्रोसेस तो यही होता है ना, चुनाव होते हैं लोकसभा के, एक बार सब चुन के जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? सदन में जाते हैं। लोकसभा में जब आप चुन के जाएंगे तो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है उनका जो नेता होगा वो क्या बन जाएगा? पीएम बन जाएगा। और इन्हीं चुने हुए जो सदस्य हैं इन्हीं में से उनका किसका निर्माण होगा? मंत्रिमंडल का निर्माण होगा। इसीलिए विधायिका में से किसका निर्माण होता है? कार्यपालिका का निर्माण होता है। और ये जो सिस्टम है इसी को हम क्या कहते हैं? संसदीय कार्यपालिका कहते हैं। 2 नंबर में आ जाए तो ये कहिए, लिख देना। दूसरा एक विशेष प्रणाली है मेरे मित्र, दोहरी कार्यपालिका। ये फ्रांस का, ये जोरदार है। इसमें दोनों एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है और जो पीएम होता है, राष्ट्रपति का चुनाव तो कैसे होता है? जैसे अमेरिका में होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से प्रतिनिधि समूह होते हैं वो चुनते हैं। और पीएम का कैसे होता है? संसदीय, जैसे भारत में चुनते हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, उसके माध्यम से तो पीएम का चुनाव होता है फ्रांस में। और प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से। ये जब हमारा प्रेसिडेंट के बारे में हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बहुल कार्यपालिका, ये बड़ी जोरदार है। ये स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। छोटा सा देश है? गिनती के लोग हैं, क्या झगड़ेंगे क्या लड़ेंगे, तो यहाँ बड़ी जोरदार कार्यपालिका काम करती है। क्या काम करती है? इसमें समूह है लोगों का, 5 से 7 लोगों का। उन्हीं 7 लोगों में से एक को प्रमुख तय कर देते हैं कि भैया अब की बार आप प्रमुख हैं 1 साल के लिए। उसके बाद क्या होगा? रोटेशन में फिर किसी और को बना देंगे प्रमुख। और वो 7 या 8 लोगों का जो समूह है वही कानून का निर्माण करेगा, वही मतलब देश को चलाएगा। अब देखो इसमें क्या है, सबको बराबर शक्तियां हैं, लेकिन प्रमुख मैनेजमेंट के लिए है, लेकिन जो 7 लोग आपने तय किए समूह में उनको सबको क्या है? समान शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसा नहीं जैसे यहाँ पर पीएम जो है उसका सर्वोच्च मान्यता मानी जाती है किसी भी डिसीजन में, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वैसे तो हमारे भारत में भी कैबिनेट को माना जाता है कि यही तय कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होता है उन्हीं की चलती है। तो ये 4 प्रकार की कार्यपालिका, और ध्यान रखना जो आपको ध्यान में रहे, कल को अखबार पढ़ो तो आईआर में आपके काम आएगा कि फ्रांस में जो उठापटक हो रही है उसके पीछे कारण ये भी कि वहाँ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का इलेक्शन अलग अलग होता है, दोनों की ताकत अलग अलग है। यूएसए में तो प्रेसिडेंट मजबूत है ही भैया। और बहुल कार्यपालिका ये विशेष प्रकार की कार्यपालिका है जो स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलती है। भारतीय कार्यपालिका को समराइज कर देता हूं आपको। विधायिका, विधायिका में से कार्यपालिका का चयन, ठीक है। और ये जो कार्यपालिका है ये एक सिद्धांत होता है अपने कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी सिद्धांत के आधार पर ही कार्य करती है। और किसके प्रति रहती है? लोकसभा के प्रति इनकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल जो है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अकॉर्डिंग कार्य करता है। इसको अभी ऐसे समझ लो कि कैबिनेट में यदि 5 आदमी बैठे हैं तो 5 में से कोई एक असहमत हो किसी विषय पर, लेकिन वो कैबिनेट में एक बार साइन होने के बाद ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे मंजूर नहीं है ये फैसला। एक बार सबने तय कर दिया, तय हो गया, उसकी सहमति मानी जाएगी कि आपकी सहमति। इसी को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं।
और ये किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। क्लियर है मेरे मित्र? तीसरा शासन का अंग देख लेते हैं मित्रों, जुडिशरी, न्यायपालिका। हमने देखा था न्यायपालिका क्या करती है। न्यायपालिका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के बीच में यदि कोई विवाद होता है तो उसका समाधान कौन करती है? न्यायपालिका करती है। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, विधायकों द्वारा जो निर्मित कानून है उनके अनुसार कोई कोई भी विवाद हुआ, उनका समाधान कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। विधायिका निर्मित कानून और इनके बीच में यदि कोई विवाद हुआ, समाधान कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। सुप्रीम कोर्ट, पंच कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट बनेगा। क्लियर है? अब इसमें दो बातें और मेरे मित्र साथ में ध्यान रखना। देखो, क्या विधायिका बनाती है वही कानून होता है क्या? जो विधायिका बना रही है वही कानून है क्या? नहीं। एक बात और ध्यान रखना, विधायिका बना रही है वो तो कानून है ही है, साथ में एक होता है मेरे मित्र केस लॉज, जिसको आप कहते हो जजेस मेड लॉज। का तात्पर्य क्या है? देखो, कई बार ऐसे क्लिष्ट और ऐसे कानून होते हैं जिसकी व्याख्या, कठिन कठिन प्रकार के कानून होते हैं भैया, जिसकी व्याख्या बड़ी आवश्यक हो जाती है। वह व्याख्या जब जुडिशरी कर देती है तो वो भी एक तरीके से कानून का रूप बन जाता है। क्लियर? एक होता है मेरे मित्र प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? जैसे कि सपोज करो कि ये कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया कि जो भी बच्चे आरएस की तैयारी करेंगे वो प्री पास कर लेते हैं, तो उनको भैया आप अगले एग्ज़ाम में बैठने की आवश्यकता नहीं है। या इस प्रकार का कोई कानून बना देती है कि ये यूं कह लीजिए, जैसे सपोज करो किसी ने भैया 5-6 मंजिल से नीचे कूद गया, हाँ? कूद गया तो वो आत्महत्या नहीं कहलाएगी, चाहे वो जानबूझ के भी कूदे चाहे धक्का मारे। तो एक तरीके से मैं आपको इसको एब्जर्ड सा इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। क्या प्रेसिडेंट सेट हो गया? प्रेसिडेंट सेट ऐसा हो गया कि, यानी ये उचित नहीं रहेगा ये एग्जांपल भी। एक एग्जांपल आप ये ले लो, जैसे आरएस की परीक्षा है पीसीएस में, उन्होंने बोल दिया कि सब 45 साल तक की उम्र तक के सामान्य विद्यार्थी भी क्या कर सकते हैं? आरएस प्री एग्जाम दे सकते हैं। तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। अब ये जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है, इस प्रेसिडेंट के बेसिस पे अन्य पब्लिक सर्विस कमीशंस भी, यदि कोई अभ्यर्थी बोलता है कि नहीं साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें 45 साल तक के विद्यार्थियों को भी हम अनुमति देते हैं परीक्षा देने की, कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस है, तो उस बेसिस पर निचली जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी सेम उसी के आधार पर निर्णय फिर दिया करेंगे। क्लियर है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी विषय पर निर्णय दिया है तो वह निर्णय के सभी पक्ष नीचे के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट वगैरह, उन सब में वो लागू होते हैं। क्लियर है? ये दो बातें और ध्यान रखना। अब एक बात और समझो, अगर मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है वो किसी देश में किस प्रकार की शासन की व्यवस्था है उस पर डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। इसको भी समझते चलो। देखो, अपन ने एक फॉर्म पढ़ी थी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली, और इस एकात्मक शासन प्रणाली में हमने उदाहरण लिया था किसका? ब्रिटेन का। ध्यान रखना, जब भी एकात्मक शासन प्रणाली रहेगी तो जुडिशरी की ताकत कम रहेगी, पार्लियामेंट संसद की ताकत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि भैया और कोई धनी दोरी नहीं है नीचे, सारी ताकत तो संसद के पास है। वहाँ कोई फेडरल सिस्टम है ही नहीं, सेंटर स्टेट का ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। तो वहाँ ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, एकात्मक शासन प्रणाली यूनाइटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, न्यायपालिका का कमजोर रहती है, संसद मजबूत रहती है। अच्छा, भारत में कौन सी है? संसदीय। ठीक है। और संसदीय में भी कौन सी है? संघात्मक। संसदीय नहीं, आप संघात्मक लिखो, फेडरल स्ट्रक्चर है। अच्छा, संघात्मक में क्या होता है? जैसे अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। हाँ? संघात्मक में न्यायपालिका मजबूत होती है। यदि मैं भारत का एग्जाम्पल लूँ तो इसमें समझो क्यों, क्यों मजबूत होती है मेरे मित्र। क्योंकि भैया
यहाँ तो सेंटर भी है, स्टेट भी है। सेंटर स्टेट का लफड़ा हो गया, क्योंकि स्टेट के पास अपने सब्जेक्ट्स हैं, वो बोलती है कि तुमने मेरे सब्जेक्ट में हस्तक्षेप हो गया। सेंटर बोल देता है कि भैया कि नहीं, ये तुमने मेरे सब्जेक्ट में हस्तक्षेप किया। या अन्य कोई भी विवाद होता है सेंट्रल स्टेट्स में, तो वो अल्टीमेटली किस पंच पटेल के पास जाएंगे? न्यायपालिका के पास जाएंगे। और ध्यान रखना, जब भी भैया दो बंदर लड़ेंगे तो बिल्ली को इनाम मिलेगा, तो बिल्ली इस समय न्यायपालिका बन के बैठ जाती है लेके तराजू। क्लियर है? ये बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, हाँ, एक हमारे जैसे भारत में लिखित संविधान है, जहां जहां भी मेरे मित्र लिखित संविधान होगा वहां भी न्यायपालिका मजबूत हो जाती है। कारण है उसके पीछे कि किसी भी कानून का इंटरप्रिटेशन कौन होगा? न्यायपालिका करेगी। किसके बेसिस पे करेगी? संविधान के बेसिस पे करेगी। इसलिए भी मजबूत हो जाती है न्यायपालिका संघात्मक, जहां पर शासन प्रणाली होती है। एक बात और समझो, जैसे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इन फंडामेंटल राइट्स का अल्टीमेटली संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। जहां कहीं भी सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो उसके लिए भैया कौन खड़ा हो जाएगा? न्यायपालिका। क्यों खड़ी हो जाएगी? कि संविधान में लिखा गया है भैया फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। ये बात आप ध्यान रखना। इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका मजबूत रहती है। इसमें इंडियन जुडिशरी का भी थोड़ा सा जो मेरा पुट था वो मैंने आपको बता दिया कि भारत में भी न्यायपालिका क्यों बड़ी मजबूत होती जा रही है। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं, न्यायपालिका ऐसे ऐसे चीज़ों में हस्तक्षेप कर रही है कि इनके सर में दर्द हुआ पड़ा है कार्यपालिका के भी। ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। PIL आने के बाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आने के बाद तो ये और विशाल हो गया है। आर्टिकल 21 ने तो इतने सारे विषय दे दिए हैं इनको कि अब ऐसा कोई विषय छोड़ा ही नहीं है जिस पर न्यायपालिका इंटरप्रिटेशन नहीं दे सके। और आप जानते हैं केशवनंद भारती का केस हुआ था कि बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ कोई भी कानून हुआ तो ये जो न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। ये हम आगे और पढ़ेंगे। अब इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट विधि के प्रकार हैं, उनको भी मेरे मित्र साथ साथ देख लो। तो मैं कहूँगा कानूनों के विभिन्न प्रकार। कौन कौन से कानूनों के विभिन्न प्रकार हैं? देखो, आ, आपने पॉजिटिव लॉ के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तब सुन लो। पॉजिटिव लॉ, सकारात्मक कानून। इससे क्या आशय है सकारात्मक कानून से? देखो, जब भी कोई व्यक्तियों का समूह मिलके कोई इस प्रकार का कानून बनाता है ना, सब मिलके कि हाँ भाई एक समूह बैठा है आपस में, और बैठने के बाद सबने तय किया कि हाँ हम ये हम नियम कायदे बनाएंगे। इस प्रकार के व्यक्तियों के एक निश्चित समूह द्वारा बनाया गया विधि क्या कहलाती है? सकारात्मक विधि कहलाती है। क्या कहलाती है मित्र? सकारात्मक विधि कहलाती है। स्पष्ट है? एक होता है हमारा नेचुरल लॉ। ये अपने RS मेंस में जो पेपर 3 में एक लॉ वाला सेक्शन है, उसमें प्राकृतिक न्याय पे एक बार दो नंबर का प्रश्न आया था। नेचुरल लॉ, जिसको आप कहते हैं प्राकृतिक विधि। क्या होती है प्राकृतिक विधि? ऐसा कानून जो स्वयं प्रकृति ने निर्मित किया है। प्रकृति ने क्या निर्मित किया है? जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, ये कि मैं अपनी इच्छा से ले रहा हूँ क्या, या किसी दूसरे की इच्छा से ले रहा हूँ? भैया लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाऊंगा। प्रकृति ने तय कर दिया। पेड़ को जैसे ऑक्सीजन लेना है, छोड़ना है, ऑक्सीजन छोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, ये प्रकृति निर्भर करती है। इसी प्रकार से जंतु के, जीवों के ऐसे अधिकार हैं जो प्रकृति ने तय कर रखे हैं। इनके खिलाफ यदि कोई विधि बनती है तो भी वो विधि को आप जुडिशियल नल एंड वॉइड कर देती है। और जो नेचुरल लॉ तो आप समझ गए, प्रकृति विधि, ऐसी विधि जो प्रकृति ने निर्मित किए गए हैं, उनसे संबंधित जो भी विधि बनेगी वो क्या कहलाएगी? नेचुरल लॉ कहलाएगी। एक और होता है भैया कॉमन लॉ, जिसको लोक विधि कहते हैं। लोक विधि, लोक विधि से क्या आशय है मित्र? केवल संविधान, विधायिका, जुडिशरी, इनके द्वारा बनाए गए नियम कायदे नहीं चलते हैं। परंपराओं के माध्यम से भी जो हमारे समाज में कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं, वह भी लोक विधि के अंतर्गत आती, विधि के अंतर्गत आती है। चौथा, डिवाइन लॉ, जिसको आप बोलते हो ईश्वरीय विधि।
भैया जहाँ पर भी मजहबी अ, या किताब के माध्यम से उस राज्य की विधि निर्मित की जाती है, थियोक्रेसी पर आधारित होती है, जिसको हमने धर्मतंत्र बोला था, धर्म शब्द मैं फिर कह रहा हूँ वो गलत है। तो जहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर पंथ मजहब की किताब के अनुसार विधि निर्मित की जाती है वो डिवाइन लॉ कहलाती है। क्लियर? ये चार आप ध्यान रखना। अच्छा, भारत में क्या स्थिति है? भारत की यदि मैं विधि व्यवस्था की बात करूं तो हमारे यहाँ पर सकारात्मक लॉ, पॉजिटिव, प्राकृतिक लॉ, नेचुरल लॉ, लोक विधि, कॉमन लॉ और ईश्वरी विधि, इन चारों विधियों का हमारे यहाँ पर समन्वय देखने को मिलता है। वक्फ कानून पर अल्लाह मचा रहा है ना, जिनने आतंक मचा रखा है। अब तो वक्फ वाले में यूँ कहने लग गए, मुसलमान कह रहे हैं कि साहब पूरा भारत ही वक्फ है, क्योंकि बेसिकली उनका वो मालिक गनीमत है, काफिर की जो भी संपत्ति हो मालिक गनीमत है, यहाँ तक कहने लग गए हैं। और जाकिर नाइक जो भारत से भागा हुआ है, वो वहां से बैठा बैठा बोल रहा है कि नहीं आंदोलन छेड़ दो इसके खिलाफ। गजब ही हो गई भाई। तो भारत की विधि व्यवस्था में वैसे ये चारों हैं। क्लियर है ना? अच्छा, एक और मैं आपको एक रिलेशन और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपको काफ़ी चीज़ें और वो भी अ, इन सब का एक तरीके से समराइजेशन भी हो जाएगा। अ, एक मिनट मेरे में, ये जो शासन के अंग है ना, तीन अंग, इनके बीच में एक संबंध और समझो। ये एक तरीके से समरी हो गई आपकी। क्या समझेंगे? हमने एक देखा था मोनार्की, जिसको हमने बोला था राजतंत्री, और इसी के साथ हमने देखा था डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, इनमें क्या है? लेजिस्लेटिव भी यही है, एग्जीक्यूटिव भी यही है, जुडिशरी भी यही है, सब यही है। दूसरे प्रकार हमने एक देखा था लेजिस्लेटिव पार्ट, एग्जीक्यूटिव पार्ट, और ढंग से बना देता हूँ, ये ऐसे बनना चाहिए वेन डायग्राम। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मिली हुई है, पूछते नहीं तो मिली हुई है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कार्यपालिका है, वो विधायिका में से भी चुन के आती है, और जुडिशरी तो स्वतंत्र है ही है, जुडिशरी तो स्वतंत्र है ही है। तो आपने क्या देखा, ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? ये इस प्रकार के तीनों अंगों का संबंध कहाँ पर देखने को मिलता है? भारत में संसदीय प्रणाली में देखने को मिलता है। एक कौन सा शासन का तंत्र हो गया? ये लो साहब, लेजिस्लेटिव अलग, जुडिशरी अलग, सॉरी एग्जीक्यूटिव अलग और जुडिशियल तीनों अलग। ये कहाँ देखने को मिलता है? बिल्कुल सही, यूएसए में देखने को मिलता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने। एक कॉन्सेप्ट आएगा चेक एंड बैलेंसेस का। देखो अमेरिका में बड़ा ज़बरदस्त है चेक एंड बैलेंसेस, अमेरिका का ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा है, हमारे भारत में भी है। हमारे भारत में भी ये चेक एंड बैलेंसेस चलता है। कैसे चलता है? पहले अमेरिका समझ लो, आपको ध्यान में आ जाएगा। देखो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, वो इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। पूरे पूरे अमेरिका में वहाँ की जनता अपने एक प्रतिनिधि चुनती है, और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से फिर वो चुन के प्रेसिडेंट को चुनते हैं। लंबा चलता है, बड़ा लंबा प्रोसेस चल रहा है, अभी चल रहा है जो, ठीक है। उसके बाद जो उनके हाउसेज हैं दोनों, उन दोनों हाउसेज में अलग चुनाव होते हैं, और प्रेसिडेंट की शक्तियां पृथक हैं उन दोनों हाउसेज से। उसके बाद अल्टीमेट शक्तियां हैं वहां पर, सॉरी, तो उनकी शक्तियां पृथक है मेरे मित्रों। और जुडिशरी अलग है, और जुडिशरी अलग है, पर जुडिशरी पे फिर भी है ना, जो प्रेसिडेंट है उसका थोड़ा सा हस्तक्षेप रहता है। तो तीनों पर एक तरीके से चेक इन बैलेंस लगा रखा है, कि अगर ये जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ऐसा कुछ भी निर्णय ले ले और वहाँ के जो दोनों हाउसेज हैं वो उससे सहमत हो ना, वो उनसे असहमत होते हैं कई बार, और आपस में फिर वो प्रेसिडेंट पे भी चेक एंड बैलेंसेस हो जाता है। जुडिशरी फिर इस पे एग्जीक्यूटिव पे कर लेती है, लेजिस्लेटिव जुडिशरी पे कर लेता है, सॉरी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे कर लेता है। तो आपस में क्या, सबके कामों पर ध्यान रख ले, हाँ भाई ये चेक मैंने कर दिया तो इसने बैलेंस कर दिया, ये वहाँ पर चलता है। भारत में भी चलता है, जैसे जुडिशरी कर ही लेती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आधारभूत ढांचे पर अगर यदि हनन हो रहा है, तो उस पर बोल देगी भैया ये कानून को खत्म करो। जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है, हाँ।
और लेजिस्लेटिव क्या करती है, एग्जीक्यूटिव कार्यों पर निगरानी रखती है, कंट्रोल रखती है। चेक एंड बैलेंसेस करके ये एक सिद्धांत है जो हल्का सा हमने यहाँ पर देखा, जो बाकी आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ध्यान में आ जाएगा। ये अपनी होगी मित्र जुडिशरी। क्लियर, क्या क्या देख लिया हमने। जुडिशरी में क्या देखा हमने, विधायिका, इनके द्वारा निर्मित कानून, जो भी विवाद होते हैं निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। दो हमने एक टर्म समझी, केस लॉज और प्रेसिडेंट। एकात्मक शासन प्रणाली, मतलब जो जुडिशरी होती है वो शासन प्रणाली पर भी डिपेंड करती है, जैसे कि ब्रिटेन में मजबूत होती है कौन, संसद, और संघात्मक में जुडिशरी मजबूत होती है। कानून के विभिन्न प्रकार देखे, पॉजिटिव, नेचुरल, कॉमन और डिवाइन लॉ। पॉजिटिव सकारात्मक, और नेचुरल लॉ प्राकृतिक विधि। 2 नंबर का प्रश्न भी आया हुआ है आरएस मेंस में। लोक विधि, कॉमन लॉ और ईश्वरीय विधि, इसके बारे में हम समझा। इन चारों का समन्वय हमारे भारत में विधि में देखने को मिलता है। शासन के तीनों अंगों के बीच में हमने संबंध समझे। उससे पहले हमने कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बारे में भी अच्छे से समझ लिया था। तो ये हमारी एक बेसिक्स पूरी हो गई। अगले वाले सेशन में क्या पढ़ेंगे, शासन के सॉरी लोकतंत्र के प्रकार समझेंगे, लोकतंत्र के प्रकार समझेंगे। चलिए, राम राम सबको, मौज करे जाओ, अच्छे से मेहनत करे जाओ, अच्छा मौका है आपके पास। मन में कोई भी शंका हो आपके तो 8852000585 ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। वैसे नीचे लिंक भी मिल जाएगा आपको, इस पर क्या कर देना, मैसेज छोड़ देना, आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। चलो मेरे मित्रों, सबको राम राम।